नमस्कार, मैं हूं प्रसून। एजेंडा के इस खास शो में हम चर्चा कर रहे हैं। दुनिया में मंदी का है डर, लेकिन भारत में है विकास का विश्वास। क्या है कारण? इससे पहले बता दें कि 31 जनवरी 2024 से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस साल दुनिया भर के 70 से अधिक देशों में आम चुनाव होने वाले हैं। भारत में भी मई 2024 तक 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में गजब का आत्मविश्वास दिख रहा है। लगातार बढ़ते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, राजकोषीय घाटे पर काबू, चालू खाता घाटा और रुपए की बढ़ती स्वीकार्यता जैसे मानकों पर भारत इस समय सच्चे अर्थों में आर्थिक अमृत काल का आनंद ले रहा है। वहीं लगातार कमजोर हो रहा डॉलर और विश्व बाजार में कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो क्या इसे आर्थिक अमृत काल मान सकते हैं? चर्चा में हमारे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर सौंडिल्य जी और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद अमीन जी। इस पूरी चर्चा में हम करेंगे कि आखिर भारत के इस कालखंड को आर्थिक अमृत काल क्यों माना जा रहा है। पहला सवाल मोहम्मद अमीन जी से। राजनीतिक विश्लेषक हैं, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, आर्थिक गतिविधियों पे इनकी निगाह बनी रहती है। क्या ऐसा कारण है कि आर्थिक अमृत काल माना जा सकता है इसको? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो भारतवर्ष है वो अमृत काल में गुजर रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी हमारी जीडीपी नीचे नहीं गई है और किसी भी स्तर पे हमारा व्यापार कम नहीं हुआ है। और जो हमारे को आईएमएफ की रिपोर्ट आपने देखी होगी, कल ही आई है आईएमएफ की रिपोर्ट, जिसने हमें अप्रिशिएट किया है और हमारी जीडीपी जो है जो मेंटेन रहेगी 6 पॉइंट समथिंग। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत के लिए और इसको कोई भी निकार नहीं सकता। आपने देखा होगा आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उनके हेडक्वार्टर से बनती है, कोई हम लोग यहाँ नहीं बनाते हैं, ये विदेशों की बातें हैं। कभी देखिए इसी ये पाकिस्तान को आईएमएफ ने मना कर दिया लोन देने से और हमारे लिए कहा है कि हमारी जो बढ़त है वो बराबर बनती रहेगी आने वाले भविष्य में भी, शिशिर जी, आने वाले वर्ष हैं। शिशिर जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी जी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से विश्व के देशों में 5वें नंबर पे आ चुकी है। बताया जा रहा है 2030 तक इसका नंबर तीसरा हो जाएगा। आप इस आकलन से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए, जिस प्रकार की स्थिति इस देश में है, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं हम भी सुन रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस प्रकार से देश में बेतहासा महंगाई की मार जनता झेल रही है और बेरोजगारी का आलम क्या है सो सर्वविदित है। आपके माध्यम से ही मालूम चल रहा है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के आंकड़े जो आए हैं वो पॉजिटिव हैं, बट जो धरातल पर स्थिति है, आप जरा समझ लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने नहीं, आप ये समझिए, अभी हम बात कर रहे हैं जीडीपी की। आप अलग अलग पैमाने पे इसको आंक सकते हैं, माप सकते हैं। जीडीपी के हिसाब से बात की जाए तो दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहद अच्छी मानी जा सकती है। तमाम ऐसे पैमाने आ रहे हैं जिसमें जब दुनिया, इनको बता दीजिए, कल ही रिपोर्ट आई है आईएमएफ की। जी बताइए अमीन, मोहम्मद अमीन जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि कल ही आईएमएफ की रिपोर्ट हेडक्वार्टर से छपी है जिसमें हमारी जीडीपी मेंटेन रहेगी और आने वाले वर्षों में भी भारत उपलब्धि करेगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि जो हमारी 5वीं स्थिति है आर्थिक व्यवस्था दुनिया के मैप पे, उस जगह हम 3rd नंबर पे आने वाले हैं। इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं, छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अजय पाठक जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अजय पाठक जी, कांग्रेस की आपत्ति बस इतनी है कि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जीडीपी में जो ग्रोथ दिख रही है, दुनिया में भारत का की जो चमक देखी जा रही है, जमीनी स्तर पे आम आदमी उसका लाभ नहीं पा रहा है। शिक्षा, बेरोजगारी,
कई ऐसे मामले हैं जिसपे अभी भी आपको बहुत काम करना है। अजय पाठक जी। शुक्ला जी, इसमें नो डाउट बहुत काम करना है, क्योंकि पिछली जो सरकारें 10 साल की चली है 2004 से 2014 तक, उसने अर्थव्यवस्था को एकदम गर्त में डालने का काम किया। भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकारें रही, एक भी आर्थिक निर्णय लेने में ये सक्षम नहीं रहे, ना ही इन्होंने कोई सुधार किया। सिर्फ और सिर्फ एक चीज था कि कौन कितना लूट करके अपने घर को भर सके। आज दुनिया भर में सबसे ग्रोथिंग जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था है। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनता जा रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आज भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथिंग की है। भारत अब आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे खड़ा है। अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, जल्द ही 2027-28 में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री की नीतियों का ये नतीजा है कि आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। नहीं, दुनिया में ग्रोथ कर रहे हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा। अजय पाठक जी, कांग्रेस का एक कहना है कि जो चमक वैश्विक स्तर पे भारत की दिख रही है, ये चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी दिख रही है, इसका लाभ छोटा आदमी नहीं पा रहा है, गरीब आदमी नहीं पा रहा है। शुक्ला जी, कांग्रेस हमेशा से निगेटिव राजनीति करती आ रही है, वही करती रहेगी। आज भारत का गांव, भारत के आम जन, सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से जुड़े हुए हैं और सब लोग प्रसन्न हैं। देखिए शिशिर जी, कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी का कहना है कि मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिसमें भोजन, राशन, पानी, बेरोजगारी भत्ता, तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस चमक का असर आम आदमी को नहीं मिल रहा, उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा है। जी शिशिर जी। सतुन जी, क्या होता है कि हाथी के दांत दो तरीके के होते हैं, खाने के और दिखाने के और। इनके पास मोदी भजन के अलावा और नहीं, आप मुद्दे पे बात करिए शिशिर जी। नंबर 1, नंबर 2, जो राशन दिया जा रहा है, मैं उसी साथ मेरी बात सुन तो लीजिए। देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं, उसके आंकड़े आप दिखा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं आपके मुताबिक, उसमें अरे वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड है, आपको बताया भी जी। मैं IMF का रिकॉर्ड है, बता दीजिए इनको। मैं आप ही से जानकारी कम है सर। मैं IMF का रिकॉर्ड है, IMF का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड है, जीडीपी आपकी ग्रोथ। मैंने मान लिया आप एक एक्सपर्ट भी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो शायद हो सकता है कि इकोनॉमिस्ट हो, मेरा विषय कभी इकोनॉमी नहीं रहा, इकोनॉमिक्स नहीं, हम आपको उस तरीके से जोड़ दें। हम कह रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य में ये जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या ये भारत की समान जनसंख्या के मानस को भाप पा रहे हैं या नहीं भाप पा रहे हैं? इसीलिए मैं यही बात रख रहा हूं कुसुम जी, मुझे बात रखने तो दिया जाए। जी। मैं ये कह रहा हूं कि व्यवहारिक पक्ष में देखिए, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, उनपे हम चलिए ठीक है, मतलब वो समझने के लिए बहुत बढ़िया, दिखने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है भारत की, उस पर जरा नजर डालें तो आप देखिए कि बेरोजगारी का जो पैमाना है वो क्या है। आप देखिए महंगाई की स्थिति क्या है इस देश में। नहीं, महंगाई पे नियंत्रण पा लिया गया, आपको आंकड़े बता रहा हूं मैं अंतिम के बात का जवाब दे देता हूँ कि जीडीपी मैं देना चाहूंगा इनके बात का जवाब, जो जिसके आंकड़े आप दिखा रहे हैं, व्यवहारिक मोहम्मद अमीन जी से जवाब सुन लीजिए। उस आंकड़ों का शिशिर जी, मोहम्मद अमीन जी से जवाब सुन लीजिए। जी सुनिए, ऐसा है कि मनमोहन सिंह जी को लोग कहते थे कि इकोनॉमिक्स है वर्ड के, नो डाउट थे, लेकिन उनके टाइम में कांग्रेस ने प्रेशराइज करके जो उनका भ्रष्टाचार था वो तो किया ही किया। इसके अलावा सब्सिडी देते गए और कभी भी सब्सिडी का जो ऑयल कंपनियों का था उनका पैसा कभी अदा नहीं किया। इसी तरह से बहुत जगह इन्होंने गैस का भी किया। आपको मैं बता दूं, जो सरकार आई है 14 में, उसने 30,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का पेट्रोल कंपनियों को लौटाया है और ये इस तरह से गड्ढे करके चले गए, देश को बर्बाद। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, मेरा एक सवाल है, ये जो आर्थिक अमृत काल देखा जा रहा है, उसमें दुनिया भर में जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे
डॉलर कमजोर हो रहा है, विश्व बाजार में जी। कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, जी। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, ईरान जी। पाकिस्तान सऊदी अरब मलेशिया संकट, विश्व बाजार जी। से बाहर होता चीन और जी। ट्रंप की आहट। तो इस आर्थिक अमृत काल का योगदान बाहर के परिस्थितियों के कारण भारत को ज्यादा लाभ मिल रहा है या कम लाभ मिल रहा है? भारत तो पहले भी लाभान्वित था। जब से 14 से सरकार बनी है, उन्होंने पॉजिटिव सोच रखी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी हटाई है, जनता को निर्भर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। इन लोगों ने, चाहे वो हज की सब्सिडी रही हो, चाहे वो ऑयल की सब्सिडी रही होगी, ये सब सारे खर्चे देश के ऊपर पड़ते रहे। आज जो दी जा रही है सब्सिडी, वो उनको खाने के तौर पर दी जा रही है। किसी को अनाज दिया जा रहा है, किसी को राशन दिया जा रहा है, जो उनके लिए फायदेमंद है। और उनके सीधे खातों में मोदी जी ने जो हर एक का खाता खुलवाया, उसे सीधी सब्सिडी जा रही, जो भी जाना है। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि जाके 100 रुपए दिए जाते थे और 10 रुपए भी नहीं पहुंचते थे। ये इनके राजीव गांधी ने कहा उस टाइम कि हम जो 100 रुपए भेजते हैं, वो हमारा 10 पैसे में नहीं पहुंचता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो प्राइम मिनिस्टर के नाते उन्होंने कहा था। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार का राज खत्म हो चुका है। हम चर्चा कर रहे हैं, जब दुनिया को मंदी का डर सता रहा है, तो एक कालखंड भारत के आर्थिक अमृत काल खंड साबित हो रहा है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं अपने तमाम मेहमानों से। हमारे साथ अजय पाठक जी मौजूद हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है भ्रष्टाचार देश से समाप्त हो गया है या अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सबसे ज्यादा आघात अगर किसी चीज पे इस सरकार ने किया है तो भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब आज प्रॉब्लम में है। सबको तकरीबन सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सबकी आर्थिक स्थिति आज के समय में खराब हो गई है। भ्रष्टाचारी या तो भाग गए हैं, या तो जेल में है, या तो उनकी संपत्तियां एक तरह से कुर्क हो गई है। जितना जो लेकर के गया था, उससे ज्यादा सरकार ने उससे वसूल लिया है। वो वसूल करके फिर से बैंक या सरकार के खजाने में आ गया। जहां तक रही कांग्रेस की बात, देखिए, कांग्रेस में नीतिगत फैसला लेने का कोई भी, मनमोहन सिंह की सरकार में नीतिगत फैसला लेने का कोई इनके पास आधार ही नहीं था। इनके प्रधानमंत्री जी की मजबूरी थी कि वो दुनिया के सबसे टॉप के इकोनॉमिस्ट में से थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, लेकिन उनको पंगु बना करके सरकार ने रखा था। देखिए आप अजय पाठक जी, मेरी बात सुनिए। अब आप, आर्थिक उदारीकरण सबसे पहले कांग्रेस के काल में ही शुरू हुआ। आर्थिक उदारीकरण की जब बात हो रही थी, तो आपके यहाँ स्वदेशी का नारा दिया जाता था। शिशिर जी, नहीं, इसमें देखिए, शिशिर जी, अब आपकी बारी है, जवाब दीजिए। ये सिर्फ 10 सेकंड का मेरा जवाब है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आर्थिक उदारीकरण का मनमोहन सिंह साहब ने नारा दिया, लेकिन वो नारा भ्रष्टाचार में बदल गया। वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये लोगों ने वो नारा दिया। और आर्थिक उदारीकरण के अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए शिशिर जी का। शिशिर जी, अजय पाठक जी का कहना है कि आर्थिक उदारीकरण के नाम पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। जी शिशिर जी, ऐसी नहीं छोड़ी जहां इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया। अजय जी, एक मिनट सुनिए अब आप। जी शिशिर जी, इनका कहना है कि भारत आजाद ही 2014 में हुआ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई इनके आगे जोर है नहीं। चलिए, ये इतिहास भूगोल सब कुछ बदलते हैं, अपने मुताबिक वो उसको लिखते हैं। तो इसमें, लेकिन ये देश जानता है कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने किया, नंबर 1। नंबर 2, कि इनकी कोई नीतियां आज नहीं है। ये जो कुछ भी लागू कर रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उसका बेस कांग्रेस पार्टी के द्वारा तैयार किया गया है। इनके पास ये मतलब इनके पास विजन है क्या? आप बताइए। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उनके हस्बैंड, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते होंगे, JNU रहे हैं वो भी, और उनकी आर्टिकल द मिंट और अलग अलग अखबारों में छपी, और उन्होंने लिखा कि सरकार के पास न विजन है और न एजेंडा है।
इकोनॉमिक। नहीं, अगर विजन और कुल मिलाकर इस तरह की चीजें होती तो दूसरी आज बात- देश दूसरी देश बात- आर्थिक पटल पे, दुनिया के दूसरी बात- आर्थिक पटल पे चमकता नहीं होता। मोहम्मद अमीन जी, मेरी बात सुनिए आप। G20 की अध्यक्षता करके भारत ने किन मुकामों को छुआ है, उससे क्या लाभ मिलने वाला है? G20 के वजह से आपने देखा होगा कि इससे पहले भी समिट हुई थी दूसरे देश में। जब हमारे देश बना है अध्यक्ष, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अध्यक्षता की, उससे पहले जो दिया था उसके मिनट भी अप्रूव नहीं हुए थे। इनको बता दीजिए। यहाँ पर आते ही जिस दिन ये आई हैं यहाँ पर लोग, उन्होंने हमारा इतना अच्छा होमवर्क था कि जिसकी वजह से चाहे वो इंटरनेशनल रूट की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल समझौतों की बात हो, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, जो भी हमारे मिनट्स में रखे गए वो सारे के सारे एजेंडा अप्रूव हो गया और एक मत से हुआ है अप्रूव। ऐसा नहीं किसी की वजह से, सब ने उससे सिग्नेचर किए और उनको नेता माना। हमारा जो देश है आज विश्व स्तर पर छाया हुआ है, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है। आपके टाइम में बने प्रोग्राम, मैं मना नहीं करता हूँ, आपके टाइम में देश ही स्वतंत्र हुआ। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कह रही है कि हमने स्वतंत्र कराया। स्वतंत्र कराने में सबका साथ था, ऐसा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास हुआ, तब देश स्वतंत्र हुआ है अंग्रेजों से। लेकिन उसके बाद की जो आपकी नीतियां थी उससे सीधा जनता को फायदा नहीं पहुंचा। आपने कोशिश किया कि आम जनता को उसके अपने ऊपर निर्भर रखें और उनको अपने साथ से किया। चाहे हज की बात करिए, छोटी सी, मैं मुस्लिम हूँ तो हज सब्सिडी दी जाती थी, आज नहीं दी जाती है। तो क्या आज नहीं होता है? हज सब्सिडी देना गलत है। और उसके अंदर इन्हें खाने का धंधा था इनका। अब आप जाइए दूसरी तरफ देखिए, इन्होंने 30,000 करोड़ ऑयल सब्सिडी को के नाम पे दिया। इस चक्कर में इनको वोट मिलेगा और उससे नुकसान हुआ देश का। सारी कंपनियां उधार में आ गई, उनको परेशानी हुई और उनका 30,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिया है। शिशिर जी, 30 सेकंड में आप अपने जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं बेकार की बात करते तो हैं। इनसे पुतुल जी एक सवाल करना चाहूंगा। जी जी, करिए। वो जो है वो बेसिकली ये जो बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं, हाँ। मेरा ये कहने का तात्पर्य है हाँ। भाई ये आर्थिक सब्सिडी जो और तेल वालों की सब्सिडी, ये कोई नई बात है क्या? कुछ नई बात क्यों होता हुआ था? नहीं, नई बात इसमें ये है कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। भाई सुन लीजिए ना, मैं जो पूछा हाँ। उनसे मैं एक सवाल सुने कर क्या? रहा हूं कि आयल जिस कंपनी ने क्रेडिट किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करके गद्दार ये कोर्ट से दिखा चले रहे हैं, जनता क्या दिखाना चाह रहे थे? व्यावहारिक पक्ष में वो जनता ने कितना आपको वोट नहीं उपयोगी दिया, है, नकार ये दिया। मैं आपसे सवाल करना आज जनता बिना सब्सिडी लिए काम कर रही है। ये जनता नहीं, के साथ आप- इसीलिए आप- चीजें आप एक- आपको महंगाई दिख रही अजय है। पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय पाठक जी, आप अपनी बात रखिए। अजय पाठक जी की बात सुनिए। शुक्ला जी, इनकी आर्थिक नीतियां ऐसी थी कि सिर्फ पाकिस्तान और चाइना इन दोनों का ग्रोथ हुआ। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए 2014 के बाद से क्या हो गई। किस तरह से पाकिस्तान आर्थिक रूप से समाप्त हो गया। चाइना किस तरह से आर्थिक रूप से समाप्त हो रहा है, भारत किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ती गई और पाकिस्तान स्टेबल हो गया और हमको आंख दिखाता रहा। आज 2014 के बाद से पाकिस्तान समाप्त क्यों हो रहा है? आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान खाने के लिए मोहताज है? आज 300 रुपए किलो आटा मिल रहा है। शिशिर जी, 30 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। आपको लगता है भारत के विकास की जो दिशा है वो सही दिशा में जा रही है? देखिए, व्यवहारिक पक्ष में कुछ नहीं है, आंकड़े के गणित बहुत आते रहते हैं। हमारा व्यवहारिक एक पक्ष स्लाइड में पे कुछ सवाल नहीं है। वो समझ मोहम्मद लीजिए, अमीन जी, एक- 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इनको ये बता दूं कि ये चीज अपनी कांग्रेस वाले उतार रहे हैं। इनके पास न मुद्दा है और न कुछ है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। महंगाई बढ़ रही है तो क्या अभी जो 5 स्टेट के चुनाव हुए तब महंगाई नहीं थी? क्यों जीत के आई है बीजेपी? बीजेपी चाहती है प्रोग्रेस करना और देश की जनता समझ चुकी है। आज इतना बड़ा मंदिर का प्रोकार हुआ, काम हुआ है। सुनिए, समय की कमी के कारण इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। एक बात तो साफ है कि G20 की सफल अध्यक्षता से भारत में नए आर्थिक लाभों की संभावनाओं के दरवाजे खुले हैं, जिसके जरिए भारत से निर्यात, भारत में विदेशी निवेश, डिजिटल विकास से भारत में विकास का नया आसमान दिखाई दे रहा है। तो हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए APN न्यूज।